हाँ जी, तो देखो अपन जो है क्लबिंग के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, मिस्टर अरुण होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 55% वोटिंग पावर इन एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड। तो मिस्टर अरुण जो है कंपनी में 55% वोटिंग पावर होल्ड करता है, बोले तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अच्छा, मिसेज अनामिका द वाइफ ऑफ मिस्टर अरुण इज वर्किंग एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन द कंपनी एट अ सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ। अच्छा, शी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो मैंने आपको क्या प्रोविजन बताया था कि भाई अगर आपकी स्पाउस एक ऐसे कंसर्न में काम कर रही है जहां पर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो जो रेमुनेशन आपकी स्पाउस को मिल रही है वो बेसिकली आपके हाथ में क्या कर दी जाएगी, क्लब करके टैक्सेबल कर दी जाएगी। अच्छा देखो आगे क्या दे रखा है, कंप्यूट द जीटीआई ऑफ मिस्टर अरुण, ठीक है ना, एंड मिसेज अनामिका फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। मुझे ये बता रखा है कि अदर इनकम ऑफ अरुण एंड अनामिका आर 7,30,000 एंड 4,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो देखो सबसे पहले अपन अरुण की बात करते हैं। अरुण की खुद की इनकम कितनी है? अरुण की खुद की इनकम है 7,30,000। तो मैंने क्या करा, उसकी खुद की इनकम 7,30,000 लिख दी। सैलरी की इनकम 35,000 पर मंथ की जो सैलरी की इनकम है किसको मिल रही है? अनामिका को मिल रही है, उसकी वाइफ को मिल रही है, वो उसके हाथ में क्लब करके टैक्सेबल करी जाएगी। तो देखो ये रहा 35,000 इंटू 12 कितना हो गया? 4,20,000 हो गया। आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कितने का? 50,000 का। तो बेसिकली आपका जो है नेट सैलरी कितना हो जाएगा? 3,70,000 का। एंड जीटीआई कितना निकल के आ गया? आपका जीटीआई निकल के आ गया 11 लाख, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में लिख लो, इस क्वेश्चन में जो है एक पॉइंट लिख लो कि भाई 115 बीएससी अपन ने ऑप्ट नहीं कर रखा। 115 बीएससी नॉट ऑप्टेड, ठीक है ना। 115 बीएससी नॉट ऑप्टेड करके जो है ये पॉइंट लिख लो, एक नोट डाल दो इधर, ठीक है। तो अगर 115 बीएससी ऑप्ट कर रखा होता तो ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है कितना होता है? 75,000 हो जाता। लेकिन अपन जो है नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अच्छा, मिसेज अनामिका की इनकम कितनी होगी? भाई मिसेज अनामिका की खुद की इनकम कितनी है? 4,20,000। तो 4,20,000 ही रहेगी। तो ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ अनामिका कितना हो गया? 4,20,000 हो गया। डन है, इजी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर वन। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर टू पे। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर टू, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है? कहीं विल योर आंसर भी डिफरेंट अगर अनामिका जो है वॉज क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपका जो स्पाउस है वो क्वालिफाइड है तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। तो हम कहेंगे बिल्कुल आप हमारा आंसर डिफरेंट होता। उस केस में ये जो 3,70,000 की सैलरी की इनकम है, ये जो 3,70,000 की क्या है, 3,70,000 की सैलरी की इनकम है, किसके हाथ में जो है, किसके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी? अनामिका के हाथ में ही टैक्सेबल करी जाएगी। तो देखो अनामिका की इनकम कितनी हो जाएगी? अनामिका की जो टोटल इनकम है वो कितनी हो जाएगी? अनामिका की जो टोटल इनकम है वो बेसिकली हो जाएगी कितनी? 3,70,000, 3,70,000 प्लस 3,70,000 प्लस 4,20,000 करो कितना आ रहा है? 3,70,000 प्लस 4,20,000 करते हैं। 370 प्लस 420 ये हो गया मेरा 790। तो देखो ये रहा 790 किसकी इनकम हो गई? 790 इनकम हो गई अनामिका की। और अरुण की इनकम क्या होगी? अरुण की खुद की इनकम कितनी है? अरुण की खुद की इनकम है 730। तो देखो अरुण की इनकम कितनी हो जाएगी? 730 हो जाएगी। ईजी है। आगे बढ़े, देखो आगे क्या रहा है। मिस्टर बीनू होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 33% वोटिंग पावर इन बाय प्राइवेट लिमिटेड अगेन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अच्छा, मिसेज बबीता इज वर्किंग एज अ अकाउंटेंट इन द कंपनी गेटिंग इनकम अंडर दैट सैलरी कंप्यूटेड कितना है? 3,60,000 की सैलरी जो है किसको मिल रही है? बबीता को मिल रही है। अच्छा, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी। तो अगेन क्या है? अगेन जो है क्वालिफिकेशन नहीं है। देयरफॉर जो बबीता को इनकम हो रही है किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? बीनू के हाथ में टैक्सेबल होगी। क्या बोल रहा है? कंप्यूट द जीटीआई ऑफ बीनू एंड बबीता। बीनू एंड बबीता की मुझे क्या करनी है? जीटीआई निकालनी है। सबसे पहले बात करी बीनू की, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? बात करूंगा बीनू की। तो मुझे पता है कि जो बबीता को 3,60,000 की सैलरी इनकम हो रही है, सबसे पहले तो बीनू के हाथ में क्या हो जाएगी? क्लब करके टैक्सेबल करी जाएगी। तो देखो ये रहा बीनू के हाथ में मैंने क्या करा? बबीता की सैलरी इनकम 3,60,000 क्या करी? टैक्सेबल करी। अच्छा, ये मुझे दे रखा है कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे डिडक्शन जो सैलरी हेड में मिलने थे सब ले चुके हैं अपन। मिस्टर बीनू ऑल्सो रिसीव 32,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखो ये रहा 32,000 का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया। तो टोटल जीटीआई, जीटीआई कितनी हो गई? मिस्टर बीनू की जीटीआई कितनी हो गई? 3,92,000 हो गई। तो मिस्टर बीनू की जीटीआई होगी 3,92,000। आगे देखो क्या दे रखा है? आगे मुझे बता रखा है कि भाई मिसेस बबीता ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच वॉज लेट आउट, रेंट रिसीट फ्रॉम द टेनेंट्स कितना है? 6,500 पर मंथ है। तो ये जो बबीता है, बबीता ने क्या कर रखा है? बबीता को जो है रेंटल इनकम हो रही है। तो 6,500 इंटू 12 करेंगे अपन। 6,500 मैंने क्या करा? 6,500 इंटू 12 करा और इसमें से क्या करा? 30% ऑफ एनएवी का डिडक्शन दे दिया। तो बेसिकली जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो कितनी टैक्सेबल होगी? बबीता के हाथ में 54,600। डन है। अच्छा, सैलरी की इनकम जो है बबीता के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? बीनू के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो बबीता के हाथ में कितना दिखा? बबीता के हाथ में जो है नील दिखा। डन, इजी। क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। मिस्टर राहुल स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2023, नॉट 2013, 1 अप्रैल 2023 विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख। अच्छा, तो हमने क्या करा? 1 अप्रैल 2023 को जो है अपना बिजनेस चालू करा विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख।
आगे देखो क्या दे रखा है, ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। तो बेसिकली हमने 6 लाख का कैपिटल लगाया था, 3 लाख का लॉस इनकर हो गया, तो बेसिकली मेरा कैपिटल ईयर एंड पे मेरा कैपिटल कितना बचा है, ईयर एंड पे जो है आपका 3 लाख का कैपिटल बचा है। तो अगर आप देखोगे ईयर एंड पे जो है आपका कैपिटल कितना है, 3 लाख है। अब देखो क्या दे रखा है, टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजिशन हिज वाइफ मिसेज राधा अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेव अ गिफ्ट ऑफ 7 लाख ऑन 1 अप्रैल 2024। मतलब ईयर एंड के जस्ट अगले दिन, ईयर एंड के जस्ट अगले दिन मिसेज राधा ने क्या करा है, मिसेज राधा ने 7 लाख का गिफ्ट दिया, किसको, 7 लाख का गिफ्ट दिया राहुल को। अच्छा, विच वॉज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय मिस्टर राहुल। तो मिस्टर राहुल ने क्या करा, प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या करा, प्रीवियस ईयर 24-25 के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे पे, तो प्रीवियस ईयर 24-25 के फर्स्ट डे पे बोले तो 1 अप्रैल 2024 को जो है 7 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करा, किससे लेके, अपनी वाइफ से लेके। अच्छा, 24-25 का मुझे प्रॉफिट बता रखा है 5 लाख का। अब ये बोल रहा है कि भाई कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेज राधा फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपको ये देखना है कि जिस साल का प्रॉफिट है उसका 1 अप्रैल, ठीक है ना, तो जिस साल का प्रॉफिट है उसका जो 1 अप्रैल है उस दिन पे जो है कितना कितना कैपिटल किस किस का था। तो मुझे ये पता है कि भाई 1 अप्रैल 2024 को जो भी कैपिटल है, तो बेसिकली 3 लाख का कैपिटल किसका है, 3 लाख का कैपिटल राहुल का है, क्योंकि राहुल ने पिछले साल जो है 6 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था, 3 लाख का लॉस हो गया, तो राहुल का खुद का कैपिटल कितना बचा है, 3 लाख बचा है। तो देखो ये रहा भाई, राहुल का कैपिटल कितना है, राहुल का कैपिटल है 3 लाख का। ये कब की बात कर रहे हैं, कैपिटल बात कर रहे हैं अपन एज ऑन 1 अप्रैल 2024 की। अच्छा, 1 अप्रैल 2024 को 7 लाख का कैपिटल हमने क्या करा, 7 लाख का कैपिटल हमने वाइफ से लेके क्या करा, इन्वेस्ट करा। तो 1 अप्रैल 2024 को टोटल कैपिटल है मेरा 10 लाख, 10 लाख में से 3 लाख मेरा खुद का है और 7 लाख जो है मैंने वाइफ से लेके क्या करा है, इन्वेस्ट करा है। अच्छा, मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 5 लाख है, मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 5 लाख है। अच्छा, इस 5 लाख में से कितना, इस 5 लाख में से कितना प्रॉफिट जो है मिसेज राधा के हाथ में टैक्सेबल होगा, तो देखो ये रहा भाई 5 लाख का प्रॉफिट है। अच्छा, मेरा टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख है, इसमें से वाइफ से लेके कितना करा है, 7 लाख, तो 5 लाख इंटू 7 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, 3,50,000 हो गया। तो 3,50,000 जो है मिसेज राधा के हाथ में क्या होगा, क्लब करके टैक्सेबल करा जाएगा, एंड 1,50,000 जो है बेसिकली राहुल के हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा, है ना, ईजी है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे मुझे ये बोल रहा है कि भाई इफ मिसेज राधा गिव द सेड अमाउंट एज लोन। तो पहले तो क्या हुआ था, पहले तो राधा ने आपको 7 लाख का गिफ्ट दिया था, पहले तो राधा ने आपको क्या करा था, 7 लाख का गिफ्ट दिया था। ये कह रहे हैं कि भाई अगर राधा क्या करती है, अगर राधा जो है गिफ्ट देने की बजाय लोन देती है, अगर राधा जो है गिफ्ट देने की बजाय क्या करती है, लोन देती है, तो कितना अमाउंट टैक्सेबल करा जाएगा, व्हाट वुड बी द अमाउंट टू बी क्लब। तो हम ये कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि भाई लोन देना इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ एसेट, लोन देना इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ एसेट। अपने प्रोविजन पढ़ रखा है कि भाई अगर आपने क्या करा है, अगर आपने जो है बेसिकली अपने स्पाउस से क्या कर रखा है, पैसा लेके किसी फर्म के अंदर क्या करा है, इन्वेस्ट करा है, ठीक है ना, पैसा लेके क्या करा है, किसी फर्म के अंदर इन्वेस्ट करा है, तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। अच्छा, पैसा लेके आपने क्या करा है, इन्वेस्ट करा है, लेकिन पैसा आपने एज अ लोन लिया है, पैसा आपने एज अ लोन लिया है, तो बेसिकली क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। तो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया भी था, देखो मैंने आपको जो है नोट्स में पढ़ाया भी था कि भाई अगर ट्रांसफर एसेट इज इन्वेस्टेड बाय द स्पाउस इन द बिजनेस और फर्म, देन प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे। प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्लब होता है। लेकिन मैंने आपको एक नोट पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जो है एक नोट भी पढ़ाया था कि भाई गिविंग लोन इज नॉट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, लोन देना जो है एसेट्स का ट्रांसफर नहीं माना जाता, देयरफॉर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो अगर आपके स्पाउस ने आपको क्या दिया है, लोन दिया है, अगर आपके स्पाउस ने क्या करा, आपको लोन दिया, तो उस केस में जो है क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करी जाते। ये अपने जो है नोट्स में भी बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है मिसेज राधा ने क्या करा है, आपको लोन दिया है, देयरफॉर कोई भी क्लबिंग के प्रोविजन अपन अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, लॉजिक समझ में आ गया। देखो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भाई मिस्टर एक्स क्या करता है, इंटरेस्ट ही लोन देता है 20 लाख का मिसेज एक्स को। अच्छा, आउट ऑफ द लोन मिसेज एक्स क्या करती है, एक घर परचेज करती है और उस पर से रेंटल इनकम कमाती है। तो इधर देखो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि लोन देना इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, लोन देना जो है एसेट्स का ट्रांसफर नहीं है। क्लबिंग के प्रोविजन कब अप्लाई होते हैं, भाई आपने पढ़ रखा है कि भाई क्लबिंग के प्रोविजन कब अप्लाई होते हैं, जब बेसिकली आपने क्या करा है, एसेट को ट्रांसफर करा है अपनी स्पाउस को, एसेट को ट्रांसफर करा है अपनी स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन करा है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन करा है। लेकिन लोन देना इज नॉट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, देयरफॉर जो है क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं किए जाते। तो हम इस केस में वही कहेंगे कि भाई अगर मिसेज राधा ने क्या करा है, 7 लाख का लोन दिया था, तो उस केस में जो है क्लबिंग के प्रोविजन वुड नॉट बी अट्रैक्टेड, क्लबिंग के प्रोविजन वुड नॉट बी अट्रैक्टेड। डन है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4, इजी। अच्छा, एक और चीज समझना, मिसेज राधा ने क्या करा है, मिसेज राधा ने जो है 7 लाख का गिफ्ट दिया किसको, राहुल को। तो मैंने आपको गिफ्ट का सेक्शन बताया था आईएफओएस में 56/10, लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई अगर आप रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करते हो तो उस केस में जो है 56/10 ही लगता। तो इन लोगों ने कहा कि भाई राधा ने क्या करा है, राधा है नहीं, ये राधा है, राधा है, राधा है, राधा। तो राधा ने जो है क्या करा है, अपने हस्बैंड राहुल को क्या करा है, गिफ्ट करा है। तो राहुल क्या है, रेसिपिएंट है, तो राहुल के हाथ में 56/10 नहीं लगेगा, क्योंकि राहुल ने क्या करा है, अपने रिलेटिव से पैसा रिसीव करा है। डन। आगे देखो क्या दे रखा है, मिसेस कोमल ट्रांसफर्ड हर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ कंपनी।
तो मिसेस कोमल ने क्या करा, अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी एक कंपनी को, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट आउट ऑफ द रेंटल इनकम अ सम ऑफ 42,000 पर एनम शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ हर सन्स वाइफ, ठीक है ना, मतलब डॉटर इन लॉ। तो मिसेस कोमल ने क्या करा, मिसेस कोमल ने अपना जो है एक एसेट ट्रांसफर करा एक कंपनी को, लेकिन ये कहा कि जो भी आपको जो है इस एसेट से रेंटल इनकम होगी उसमें से 42,000 पर एनम किसको जानी चाहिए, 42,000 पर एनम जो है यूटिलाइज होनी चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, बोले तो डॉटर इन लॉ। तो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने जो है आपको एक प्रोविजन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, मैंने जो है आपको एक प्रोविजन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो ये रहा कि भाई अगर आपने क्या करा है, एसेट को ट्रांसफर कराया किसी दूसरे पर्सन को बिना कंसिडरेशन के या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, ठीक है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, तो उस केस में ट्रांसफर के हाथ में क्या होगा, ट्रांसफर के हाथ में जो है इनकम टैक्सेबल करी जाएगी। फिर इधर मैंने लिखवाया भी था भाई ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ सन्स वाइफ, तो इस केस में भी तो ये हो रहा है ना भाई, इस केस में आपने क्या करा है, एसेट ट्रांसफर करा है एक कंपनी को, और ये कहा कि भाई इस एसेट में से जो भी क्या होगा, इस एसेट में से जो है इनकम होगी वो आपको क्या करनी पड़ेगी, वो जो है आपको डॉटर इन लॉ के लिए यूटिलाइज करनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो 42,000 है, किसके हाथ में क्लब कर दिया जाएगा, मिसेस कोमल के हाथ में क्लब कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मिसेस कोमल क्या बोलती है, मिसेस कोमल क्लेम्स दैट द अमाउंट ऑफ 42,000 अच्छा यूटिलाइज्ड बाय हर सन्स वाइफ शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन हर टोटल इनकम एज शी नो लॉन्गर ओन द प्रॉपर्टी। तो मिसेस कोमल कहती है कि भाई देखो 42,000 मेरे में क्लब नहीं होना चाहिए, एग्जामिन विद रीजंस वेदर द कंटेंशन ऑफ मिसेस कोमल इज वैलिड, हम कहेंगे आपका कंटेंशन इज नॉट वैलिड, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे, देयरफॉर इनकम ऑफ 42,000 क्या होगा, क्लब करा जाएगा ट्रांसफर के हाथ में, ठीक है ना, लॉजिकल है। सारे प्रोविजन आपको समझा रखे मैंने, सारे प्रोविजन जो है आपको समझा रखे थे कि भाई अगर आपने क्या करा है, डायरेक्टली जो है स्पाउस को ट्रांसफर करा है या फिर सन्स वाइफ को ट्रांसफर करा है कोई एसेट विदाउट कंसिडरेशन पे या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, तो स्पाउस को या सन की वाइफ को जो भी इनकम होगी वो आपके हाथ में क्या करी जाएगी, क्लब करी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर आपने जो है डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करा, किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसको ये कहा कि भाई जो इनकम होगी आपको क्या करनी पड़ेगी, यूटिलाइज करनी पड़ेगी फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या फिर सन का वाइफ, तो उस केस में भी क्या होगा, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो वही चीज लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखी थी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मिस्टर अरविंद के जो है 3 माइनर चिल्ड्रन थे, ठीक है ना, 2 ट्विन डॉटर्स एजेड 12 ईयर्स एंड 1 सन एजेड 16 ईयर्स। इनकम ऑफ द ट्विन डॉटर्स इज 2500 पर एनम ईच, है ना। तो बेसिकली दोनों डॉटर की मिला के इनकम कितनी हो गई, 5,000 हो गई। तो बेसिकली ट्विन माइनर डॉटर की जो इनकम है वो कितनी हो गई, 5,000 हो गई। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जो आपका माइनर इनकम होती है, माइनर चाइल्ड की इनकम होती है, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली पर चाइल्ड आपको जो है 1500 पर एनम का क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है। तो बेसिकली क्या होगा, 5,000 में से 1500 इंटू टू, 1500 इंटू टू क्या होगा, लेस होगा, तो 5,000 माइनस 3,000 कितना हो जाएगा, 2,000 जो है बेसिकली टैक्सेबल करा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। आगे मुझे बता रखा है कि भाई सन की इनकम कितनी है, सन की इनकम है 1200 पर एनम। तो देखो ये रही माइनर सन जो है उसकी इनकम कितनी आ रही है, उसकी इनकम आ रही है 1200। माइनर जो सन है उसकी इनकम कितनी आ रही है, उसकी इनकम आ रही है 1200। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो आपकी माइनर चाइल्ड की इनकम होती है उसमें आपको जो है 1500 पर एनम पर चाइल्ड का आपको क्या मिलता है, पर एनम पर चाइल्ड का जो है आपको एग्जेम्पशन मिलता है। यहाँ पर इनकम ही कितनी है, 1200 है, तो आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, आपको जो है एग्जेम्पशन 1200 का मिलेगा। तो 1200 माइनस 1200 कितना हो गया, नील हो गया। तो बेसिकली इनकम की टोटल कितनी क्लब होगी, इनकम टोटल कितनी क्लब होगी, 2000। डन है। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, मुझे बता रखा है कि भाई मिसेस अवनी द वाइफ ऑफ मिस्टर अरविंद हैज ट्रांसफर्ड हर फ्लैट टू हर माइनर सन ऑन 1 अप्रैल 2024 आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो मिसेस अवनी ने क्या करा है, अपना फ्लैट ट्रांसफर करा है किसको, माइनर सन को, अपना फ्लैट ट्रांसफर करा है माइनर सन को। आगे देखो क्या दे रखा है, द फ्लैट वॉज लेट आउट ऑन द सेम डेट एंड द रेंटल इनकम इज 10,000 पर मंथ। अच्छा देखो क्या दे रखा है आगे, कंप्यूट द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चिल्ड्रन टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अरविंद एंड मिसेस अवनी अंडर 64(1)(a) assuming that मिस्टर अरविंद का टोटल इनकम इज हायर देन मिसेस अवनी का टोटल इनकम। देयरफॉर माइनर चाइल्ड की इनकम कौन से पेरेंट में क्लब करी जाएगी, जिस भी पेरेंट की इनकम हायर है। देयरफॉर ये जो माइनर चाइल्ड की इनकम है किसके हाथ में अपन क्लब करेंगे, मिस्टर अरविंद के हाथ में क्लब करेंगे, क्योंकि मिस्टर अरविंद की इनकम क्या है, हायर है। तो लोगों ने क्या रखा है कि भाई अज्यूमिंग दैट मिस्टर अरविंद का टोटल इनकम इज हायर देन मिसेस अवनी का टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड एंड बोथ अरविंद एंड मिसेस अवनी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो बेसिकली इन्होंने 115 बीएससी नहीं ले रखा, देयरफॉर आपको जो है 1500 पर एनम का डिडक्शन दे दिया जाएगा। अगर आपने 115 बीएससी ले लिया होता तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता। अच्छा एक चीज समझना, इन लोगों ने कहा है कि भाई एक पर्सन ने, मतलब एक पेरेंट ने अपना क्या करा है, अपना जो फ्लैट है वो क्या करा है, अपने माइनर सन को ट्रांसफर करा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको जो है सेक्शन 27 बताया था कि भाई अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी माइनर चाइल्ड को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो उस केस में डीम्ड ओनर कौन माना जाता है, ट्रांसफर ही डीम्ड ओनर माना जाता है। एंड जो भी इनकम है वो ट्रांसफर के हाथ में क्या होती है, टैक्सेबल होती है।
तो अपने केस में क्या हो रहा है, अपने केस में ये जो फ्लैट है, ये जो फ्लैट है, इसका डीम डोनर कौन माना जाएगा, मिसेज अवनी ही डीम डोनर मानी जाएगी। तो 10,000 पर मंथ की जो इनकम है, 10,000 पर मंथ की जो इनकम है, मिसेज अवनी के हाथ में ही क्या करी जाएगी, टैक्सेबल कर जाएगी। तो अपन कंप्यूटेशन करते हैं, आ जाओ। अपन क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे। तो 10,000 इंटू क्या करूंगा मैं, 10,000 इंटू 12 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 1,20,000 निकल के आएगा। और आपको पता है कि भाई फ्लैट 30% का आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है एनएवी का। तो 1,20,000 माइनस 36,000 कितना हो गया, 84,000। तो 84,000 क्या होगा, 84,000 जो है टैक्सेबल होगा किसके हाथ में, 84,000 जो है टैक्सेबल होगा डायरेक्टली इन हर हैंड्स, मतलब अवनी के हाथ में जो है 84,000 टैक्सेबल करा जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई ना। तो बस वही अपने को बात करनी है। तो अपने दोनों क्या करा, अपने जो है माइनर चाइल्ड की इनकम निकाल के अरविंद के हाथ में क्या कर दी, अरविंद के हाथ में टैक्सेबल कर दी। एंड फिर मैंने क्या देखा कि जो फ्लैट आपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करा है, उसका डीम डोनर कौन माना जाता है, उसका डीम डोनर जो है बेसिकली ट्रांसफर ही माना जाता है ना अकॉर्डिंगली। ये जो 84,000 की क्या है, 84,000 की नेट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, अवनी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। मिस्टर रवि, मिस्टर रवि हैज गिफ्टेड हिज ओनली हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ मिसेज अवनी। अवनी नहीं, रवि। तो मिस्टर रवि ने मिसेज रवि को क्या करा, मिस्टर रवि ने मिसेज रवि को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। तो इसका डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा, रवि जो है डीम्ड ओनर माना जाएगा। रवि क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, सेक्शन 27 पढ़ाया था कि भाई अगर आप क्या करते हो, हाउस प्रॉपर्टी जो है अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर देते हो, तो जो ट्रांसफर है उसको अपन क्या मानते हैं, डीम्ड ओनर मानते हैं। देयरफॉर वाइफ को जो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है, उसका जो है डीम्ड ओनर कौन होगा, रवि ही होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो वाइफ को इनकम होगी, वाइफ को जो इनकम होगी उस पर टैक्स किसको पे करना है, रवि को पे करना है। आगे देखो क्या दे रखा है। तो रवि ने अपनी जो हाउस बड़ी थी, रवि ने जो अपनी हाउस बड़ी थी, वाइफ के साथ साथ अपनी मैरिड डॉटर को भी क्या करी है, मैरिड डॉटर को भी जो है गिफ्ट करी है। तो मतलब अज्यूम करते हैं कि भाई ये जो हाउस बड़ी थी, इसमें 2 फ्लोर थे, इसमें 2 फ्लोर थे। एक फ्लोर हमने दे दिया किसको, अपनी वाइफ को, और एक फ्लोर दे दिया किसको, मैरिड डॉटर को। अच्छा, अब आपको सीधी सी बात ये पता है कि जितना हिस्सा आपकी स्पाउस को गया है उसका डीम्ड ओनर कौन है, उसका डीम्ड ओनर रवि है। लेकिन जितना हिस्सा आपकी मैरिड डॉटर को गया है उसका डीम्ड ओनर रवि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई जितना हिस्सा मैरिड डॉटर को गया है उस हिस्से पे अगर इनकम हो रही है तो उस पर टैक्स कौन पे करेगा, उस पर जो है बेसिकली मैरिड डॉटर ही टैक्स पे करेगी। मैरिड डॉटर ही क्या करेगी, टैक्स पे करेगी। लॉजिकली बात समझ में आ रही है। तो जितना हिस्सा जो है बेसिकली स्पाउस को गया है उसका डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा, उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा रवि। लेकिन जितना हिस्सा घर का, जितना हिस्सा मैरिड डॉटर को मिला है उसका डीम्ड ओनर रवि नहीं माना जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको जो है इधर बताया भी था कि भाई ये जो डीम्ड ओनर वाला डेफिनेशन है यहाँ पर क्या इंक्लूडेड है, सिर्फ और सिर्फ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड है। तो अगर आपने मेजर चाइल्ड को क्या करा है, कोई हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है, तो उसका डीम्ड ओनर ट्रांसफर नहीं माना जाता। अच्छा आगे देखो क्या दे रखा है। आगे मुझे ये बता रखा है कि जो असेसिंग ऑफिसर है, एओ हैज सर्व्ड अ नोटिस ऑफ डिमांड ऑन मिस्टर रवि, ठीक है ना, फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द एंटायर इनकम डिराइव फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। तो एओ बोलता है रवि को कि भाई आपको क्या करना है, आपको जो है पूरा का पूरा टैक्स पे करना है। तो रवि क्या बोलेगा, रवि ये बोलेगा कि देखो मेरी जिम्मेदारी जो है मिसेज रवि की जितनी इनकम थी उतने पे टैक्स पे करने की है। अच्छा, जितनी इनकम मेरी मैरिड डॉटर को हो रही है, जितनी इनकम मेरी मैरिड डॉटर को हो रही है उसका टैक्स कौन पे करेगा, उसका टैक्स जो है मेरी मैरिड डॉटर ही पे करेगी। मतलब उसका टैक्स जो है मुझे पे नहीं करना है। एओ क्या बोलता है, एओ तो ये बोलता है कि भाई आपको तो पूरे घर का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप क्या समझाओगे, आप जो बेसिकली एओ को यही समझाओगे, आप जो है एओ को यही समझाओगे कि भाई देखो जितना हिस्सा मेरी वाइफ को गया है उसका डीम्ड ओनर मैं हूँ, उसका डीम्ड ओनर मैं हूँ, देयरफॉर टैक्स जो है मुझे पे करना है, मैं मानता हूँ। लेकिन जितना हिस्सा मेरी मैरिड डॉटर को गया है उसका डीम्ड ओनर मैं नहीं हूँ, उसका डीम्ड ओनर मैं नहीं हूँ। मेरी मैरिड डॉटर ही क्या है, मेरी मैरिड डॉटर पे ही हाथ में क्या होगी, वो इनकम टैक्सेबल होगी। अकॉर्डिंगली ये जो मैरिड डॉटर को इनकम हो रही है उस पर टैक्स भी कौन पे करेगी, मैरिड डॉटर ही पे करेगी। तो आपको जो है ये सारी चीजें बतानी है। तो इन लोगों ने इतनी राम को लिख रखी है, पढ़ लेना एक बार। जो मैंने आपको समझाया वो इन लोगों ने इधर दे रखा है। आगे जाके देखो वही चीज कह रखी है कि भाई एक्शन ऑफ एओ इज नॉट वैलिड, एक्शन ऑफ एओ इज नॉट वैलिड। इन लोगों ने वो एक और चीज बता दी कि इनकम डिराइव फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी अट्रीब्यूटेबल टू द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हिज मैरिड डॉटर विदाउट कंसिडरेशन वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डॉटर ओनली। डॉटर को ही क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो रवि है इसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सच इनकम would not be taxable in the hands of Ravi, and Mr. Ravi will not be held responsible for the payment of tax attributable to the aforesaid share of income of the daughter। तो जितना हिस्सा डॉटर को गया है उस इनकम पे, उस उतनी इनकम पे जो है बेसिकली डॉटर को ही क्या करना है, टैक्स पे करना है। रवि की जो है जिम्मेदारी नहीं है। तो एओ का जो एक्शन है वो क्या है, वैलिड नहीं है। एओ का एक्शन इज नॉट वैलिड, एओ का एक्शन इज नॉट वैलिड। डन। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 7 क्वेश्चन नंबर 9, आई मीन क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। मिसेज ई द वाइफ ऑफ मिस्टर एफ इज अ पार्टनर इन अ फर्म। तो मिसेज ई क्या है, एक फर्म में पार्टनर है। हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द फर्म एज ऑन 1 अप्रैल 2024 कितना है, 5 लाख है। आउट ऑफ विच 3 लाख वॉज कंट्रीब्यूटेड आउट ऑफ हर ओन रिसोर्सेज एंड 2 लाख वॉज कंट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द गिफ्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। तो मुझे एक चीज पता चल गई कि भाई फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में जो है मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है,
आपका कंट्रीब्यूशन है बेसिकली 3 लाख का, और 2 लाख किसने कंट्रीब्यूट करा है, 2 लाख जो है बेसिकली हस्बैंड ने कंट्रीब्यूट करा है। आगे देखो क्या दे रखा है। As further capital was needed by the firm, she further invested 2 lakh on 1st of May 2024 out of the funds gifted by her husband। तो बेसिकली इसका मुझे लेने देना नहीं है, मुझे तो बस ये चेक करना पड़ता है कि भाई प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, उस अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, क्लबिंग के प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने क्या करा है, फर्दर इन्वेस्टमेंट करा है, तो मुझे जो है उसका लेना देना नहीं है। आगे देखो क्या दे रखा है। फर्म ने क्या करा है, 80,000 का इंटरेस्ट पे करा है। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है कितने का है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है 60,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अभी बोला है कि भाई क्लबिंग के प्रोविजंस कैसे अप्लाई होंगे, तो सीधी सी बात ये है कि जो 80,000 का इंटरेस्ट है, 80,000 का जो इंटरेस्ट है, ये जो है बेसिकली इसमें से आप ये देखोगे कि भाई कितना क्लब करा जाएगा। तो आप सिंपल सी बात ये देखो कि भाई आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा था, 5 का। अच्छा, हस्बैंड से कितना पैसा लिया था आपने, हस्बैंड से जो है 2 लाख लेके पैसा इन्वेस्ट करा था। तो बेसिकली क्लबिंग कितने की होगी, 80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कर लो। तो 80,000 इंटू 2 डिवाइड बाई अगर 5 करोगे तो निकल के आएगा 32,000। तो बेसिकली 32,000 का जो इंटरेस्ट है, 32,000 का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, वो बेसिकली हस्बैंड के हाथ में क्या करा जाएगा, हस्बैंड के हाथ में क्लब करके टैक्सेबल करा जाएगा, बोले तो मिस्टर एफ। और बाकी जो बैलेंस इंटरेस्ट है वो मिसेज ई, मतलब वाइफ के हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। डन है, बस इतना ही करना है अपने को। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बता रखी है भाई, इंटरेस्ट को तो मैंने क्या करा, बाइफरकेट कर दिया। ये जो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो आपको सीधी सी बात ये पता है कि जो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है मुन्ना। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली इसमें तो किसी को टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो क्या है, ये तो एग्जेम्प्ट है। भाई फर्म ने टैक्स पे कर दिया तो वापस किसी को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। डन है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अच्छा, ये जो क्लबिंग के क्वेश्चन है ना, ये जो क्लबिंग के क्वेश्चन है आपसे जो है फाइनल में टेस्ट नहीं करने वाला, आपसे जो है बेसिकली जो पीजीपी के क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में शायद 1-2 एडजस्टमेंट पूछ ले, बट सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये जो है इंटर वाले बच्चों का खेल है, ये जो है इंटर वाले बच्चे खेलते हैं, ठीक है ना। ये जो है छोटे मोटे खिलौने हैं, जो जो कौन करता है, जो बेसिकली इंटर वाले बच्चे पढ़ते हैं इसको और इंटर वाले बच्चे खेलते हैं। लेकिन अपने फाइनल में दे रखा है तो अपना जो है टास्क है पूरा अच्छी तरह समझना, तो टेंशन मत लो। ये थ्योरी आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी जो है बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको जो है कंसेप्ट पता होना चाहिए और कंसेप्ट का एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, पढ़ लेना इसको। आगे देखो क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। मिस्टर ए हैज गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 50 लाख टू हिज वाइफ मिसेस बी। तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करी बी को, जो उसकी वाइफ है। अच्छा, हु इन टर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू मिसेस सी देयर डॉटर इन लॉ। तो ए ने क्या करा है, ए ने जो है बेसिकली इनडायरेक्टली अपना एसेट किसको ट्रांसफर करा है, अपनी डॉटर इन लॉ को करा है, मतलब सन की वाइफ को करा है। तो मैंने आपको एक प्रोविजन पढ़ाया था कि भाई अगर आप क्या करते हो, अपना एसेट जो है क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो सन की वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो जो सन की वाइफ को इनकम हो रही है, वो क्या करी जाएगी, आपके हाथ में क्लब करी जाएगी। अच्छा, आगे देखो क्या रखा है। द हाउस वॉज लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ ए एंड सी। तो देखो सीधी सी बात है, 25,000 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है, 25,000 इंटू 12 करोगे तो बेसिकली निकल के आएगा आपको ये 3 लाख माइनस 30% करो, कितना हो जाएगा ये 2,10,000। तो ये जो 2,10,000 की इनकम किसको हो रही है, डॉटर इन लॉ को हो रही है, ये किसके हाथ में क्लब करी जाएगी, ये जो है सिंपल ए के हाथ में क्लब करी जाएगी, ठीक है ना। ये तो बहुत ईजी था, पूरा बेसिक प्रोविजन है, मैं आपको पढ़ाया था ना। देखो बेसिक प्रोविजन ये रहा कि भाई अगर आप क्या करते हो, अगर आप जो है बेसिकली एसेट को ट्रांसफर करते हो अपनी सन की वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन पे, तो जो भी इनकम हो रही है वो क्या होगी, ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। बस वही आपको चीजें समझानी है। एंड अकॉर्डिंगली क्या करोगे, अकॉर्डिंगली बताओगे कि जो ये डॉटर इन लॉ को रेंट इनकम हो रही है, वो जो है डॉटर इन लॉ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगी। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, क्या आपका आंसर बदलता अगर द सेट प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हिज सन द हस्बैंड ऑफ मिसेस सी, ठीक है ना। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं, कि भाई पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में जो है हाउस प्रॉपर्टी जो है पहले तो वाइफ के पास गई, फिर किसके पास गई, फिर जो है बेसिकली डॉटर इन लॉ के पास गई, फिर जो है डॉटर इन लॉ के पास गई। तो यहाँ पर तो क्या होगा, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन दूसरे केस में क्या बोल रहा है, दूसरे केस में ये बोल रहा है कि भाई जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है वो किसके पास गई है, वो जो है आपके सन के पास गई है, तो मुझे एक चीज बताओ कि भाई आपने जो है सन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन पढ़ रखा है क्या, क्लबिंग का नहीं पढ़ रखा। अपन ने किसके लिए क्लबिंग का प्रोविजन पढ़ रखा है, स्पाउस, भाई स्पाउस और आपका सन्स वाइफ, स्पाउस हो गया और सन्स का वाइफ हो गया। तो रिलेटिव में जो आपका स्पाउस है और जो आपका सन का वाइफ है, यही दो कवर्ड है, बाकी सारे रिलेटिव जो है बेसिकली अपन ने कवर नहीं कर रखे। तो देयरफॉर ये जो सन को क्या हुआ है, ये जो सन को अल्टीमेटली हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, उस पर जो सन को इनकम हो रही है, वो इनकम जो है एक के हाथ में टैक्सेबल नहीं करी जाएगी, सन को ही क्या करना है, सन को जो है उस पर टैक्स पे करना है। डन है, तो जो मैंने आपको समझाया वही लोगों ने दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। एंड अगेन मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले नहीं है, ये बस आपके समझने के लिए हैं। आगे दो क्या दे रखा है, मिस्टर कोरानी ट्रांसफर 2,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑफ वाइल्ड फॉक्स लिमिटेड टू हिज वाइफ। तो हस्बैंड ने क्या करा है, अपनी वाइफ को जो है डिबेंचर्स गिफ्ट करें हैं, ठीक है ना, डिबेंचर्स क्या करें, गिफ्ट करें विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है,
द कंपनी पेड अ इंटरेस्ट ऑफ 30,000 इन September 2024 which was deposited by Korani with Kartar Finance Company in October 2024. Kartar Finance Company paid the interest of 3,000 up to March. अच्छा, बोथ इंटरेस्ट इनकम किस तरह से अपन क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि भाई आपने क्या करा है, अपना एसेट अपनी वाइफ को क्या करा है, फ्री में ट्रांसफर करा है। तो इस एसेट पे जो भी इनकम हो रही है, बोले तो ये 30,000 की जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है, ये किसके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी, मिस्टर कोरानी के हाथ में जो है क्लब करके टैक्सेबल कर दी जाएगी। लेकिन मैंने आपको एक प्रोविजन पढ़ाया था कि जो आपकी सेकंड जनरेशन इनकम होती है उस पर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। देयरफॉर ये जो 30,000 की इनकम है, ये जो 30,000 की इनकम है, ये तो क्या कर दी जाएगी, क्लब कर दी जाएगी कोरानी के हाथ में। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है, ये जो 30,000 का इंटरेस्ट है, इसको आपने क्या करा, इसको आपने फर्दर इन्वेस्ट करा, और फर्दर इन्वेस्ट करके आपने क्या करा, फर्दर इन्वेस्ट करके जो है सेकंड जनरेशन इनकम जनरेट करी। तो इस इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इस इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो 3,000 का इंटरेस्ट है कोरानी के हाथ में क्लब नहीं करा जाएगा। एंड अगेन मैंने बहुत एग्जांपल अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको पढ़ाया था। देखो ये रहा, मैंने आपको जो बताया था कि भाई क्लबिंग सेकंड जनरेशन इनकम पे जो है, सेकंड जनरेशन इनकम पे क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, और मैंने आपको जो है बढ़िया तरीके से एग्जांपल भी दिया था, कोई चीज़ दे रखी है। तो ये जो डायरेक्टली इंटरेस्ट इनकम है, ये तो क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। लेकिन ये जो इंटरेस्ट को आपने क्या करा, फर्दर इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट इनकम कमाई है, इसको जो है अपन क्लब नहीं करेंगे। डन है। तो वही चीज़ लोगों ने एक्सप्लेन कर रखी है कि भाई ये जो 3,000 का इंटरेस्ट है, ये जो 3,000 का इंटरेस्ट है किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, जो है बेसिकली वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, हाँ वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वाइफ को अपने ऐसे ट्रांसफर करा था, कोरानी के हाथ में जो है टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो ये रहा, विल नॉट बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ कोरानी। तो ये जो 3,000 का फर्दर इंटरेस्ट है, ये वाइफ के हाथ में क्या करेंगे, अपन टैक्सेबल करेंगे। आगे देखो, मिस्टर रोज out of his own funds has taken a FDR of 10 lakh bearing interest at the rate of 10% payable half yearly in the name of his wife Lily. तो मिस्टर रोज ने क्या करा है, मिस्टर रोज ने जो है बेसिकली खुद के फंड से, आउट ऑफ हिज ओन फंड्स क्या करा है, FDR ली है 10 लाख की, बेयरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इन द नेम ऑफ हिज वाइफ लिली। आगे दो क्या रखा है, द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वॉज 1 लाख। द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इंटरेस्ट आपने कितना अर्न करा है, इंटरेस्ट आपने अर्न करा है 1 लाख का, वॉज इन्वेस्टेड बाय मिसेज लिली इन द बिजनेस ऑफ पैक्ड स्पाइसेस विच रिजल्टेड इन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 55,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अगेन वही चीज, भाई आपने क्या करा, आपने जो है अपनी वाइफ के नाम पे क्या करी, एफडी ली। आपने क्या करा, अपने वाइफ के नाम पे एफडी ली, मतलब बेसिकली आपने एफडी कराई, लेकिन पैसा खुद दिया, लेकिन जो है एफडी में ओनर कौन है, एफडी का ओनर है वाइफ। तो अल्टीमेटली आपने क्या करा है, 10 लाख की एफडी करा के दी वाइफ को। अल्टीमेटली जो है आपने 10 लाख की एफडी करा के दी वाइफ को। तो इस 10 लाख पे जो भी इनकम हो रही है किसके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी, रोज के हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी, बोले तो हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है 1 लाख की, ये क्या होगी, क्लब कर दी जाएगी किसके हाथ में, हस्बैंड के हाथ में। अच्छा, वाइफ ने क्या करा, वाइफ ने जो है इस 1 लाख के इंटरेस्ट को जो है किसी बिजनेस में लगा दिया। वाइफ ने क्या करा, इस 1 लाख के इंटरेस्ट को क्या करा, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और उस पर जो है उसको क्या हुआ, 55,000 का क्या हुआ, 55,000 का प्रॉफिट हुआ। मतलब बेसिकली क्या हुआ, सेकंड जनरेशन इनकम हुई। वाइफ को जो इनकम हुई, वाइफ ने क्या करा, उसको इन्वेस्ट करके जो है एक और इनकम कमा ली। तो ये जो सेकंड जनरेशन इनकम होती है, इस पे जो है क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। तो देखो अगेन वही चीज दे रखी है कि भाई इनकम फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ द ट्रांसफर एसेट इज नॉट टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। तो जो सेकंड जनरेशन इनकम होती है उसको अपन क्लब नहीं करते। इजी, डन। आगे दो क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। नरेश इज अ फैशन डिजाइनर हैविंग लुक्रेटिव बिजनेस। अपन क्या है, एक फैशन डिजाइनर है। अच्छा, नरेश की वाइफ क्या है, एक मॉडल है। नरेश की वाइफ क्या है, मॉडल है, मतलब प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। नरेश पेज हर मंथली सैलरी ऑफ 10,000। नरेश ने क्या करा, 10,000 की मंथली सैलरी पे करी। अच्छा, द असेसिंग ऑफिसर व्हाइल एडमिटिंग दैट द सैलरी इज एन एडमिसिबल डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ नरेश हैज अप्लाइड द प्रोविजंस ऑफ 64(1) एंड उसने क्या करा, क्लब कर दी। उसने क्या करा, सैलरी इनकम क्लब कर दी। भाई ये बोल रहा है कि भाई डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द एक्शन ऑफ एओ। तो हम बताएंगे एओ को कि हे मूर्ख इंसान, हे मूर्ख इंसान। वाइफ जो है क्या कर रही है, वाइफ जो है एक मॉडल है, वाइफ क्या है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। हम क्या बोलेंगे, असेसिंग ऑफिसर को ये बोलेंगे कि मूर्ख इंसान, मेरी जो वाइफ है मॉडल है, टेक्निकली प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, देयरफॉर उसको जो सैलरी हो रही है मेरे हाथ में क्लब नहीं करी जाएगी। तो एक्शन ऑफ एओ क्या है, एक्शन ऑफ एओ बेसिकली नॉट करेक्ट है। एक्शन ऑफ एओ नॉट करेक्ट है। आप क्या समझाओगे, आप जो है ये चीज समझाओगे, आप जो है उसको ये वाली चीज समझाओगे। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये रहा देखो कि भाई अगर स्पाउस के पास क्या है, टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उस केस में जो है क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो वही चीज जो है आपको एओ को समझानी है, एंड अकॉर्डिंगली क्या करोगे, अकॉर्डिंगली एओ को ये कहोगे कि जो आपने करा है, आपने जो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करें वो सही नहीं है, गलत बात है ये। डन है। तो आपको जो है वही सारी चीजें समझानी है, वही सारी चीजें समझानी है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी तरीके से समझा के आ जाना, अपनी तरीके से समझा के आ जाना। पर मैं आगे बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इंटर लेवल पे टेस्ट करता है, फाइनल लेवल पे ये टेस्ट नहीं करता। फाइनल लेवल पे आपको बस इनका एप्लीकेशन आना चाहिए कि प्रोविजन होता क्या है एंड किस तरह से जो है प्रोविजन अप्लाई करा जाता है। अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन बचता है
अपना जो एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 समझना। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है। मिस्टर मदन गिफ्टेड अ सम ऑफ 6.5 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ ऑन जून 2024। तो देखो ये मदन है और ये क्या है, मदन की वाइफ है, एम की वाइफ, और ये मदन का ब्रदर है और ये क्या है, ब्रदर का वाइफ है। तो मदन ने क्या करा है, 6.5 लाख का गिफ्ट दिया किसको, 6.5 लाख का गिफ्ट दिया ब्रदर की वाइफ को। अच्छा आगे तो क्या रखा है, ऑन जुलाई 2024 हिज ब्रदर गिफ्टेड अ सम ऑफ 5.2 लाख टू हिज मदर, टू मदन का वाइफ। तो ब्रदर ने क्या करा, ब्रदर ने जो है इंडायरेक्टली पैसा किसको दिया, ब्रदर ने जो है इसलिए 5.2 लाख, 5.2 लाख किसको गिफ्ट करे, मदन की वाइफ को। तो मदन ने क्या करा, मदन ने जो है ब्रदर की वाइफ को पैसा दिया, ब्रदर ने क्या करा, मदन की वाइफ को पैसा दिया। तो मदन ने जो है ब्रदर की वाइफ को 6.5 लाख गिफ्ट करे, ब्रदर ने क्या करा, 5.2 लाख जो है क्या करे, मदन की वाइफ को गिफ्ट करे। आगे मुझे ये कह रहा है कि गिफ्टेड अमाउंट्स वर इन्वेस्टेड बाय बोथ द पार्टीज इन द एफडी एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम। तो मदन की वाइफ को जो 5.2 लाख मिला है उसने क्या करा, उसको एफडी में जमा करा दिया और एफडी पे उसको ब्याज मिल रहा है। इसी तरह से जो ब्रदर की वाइफ को पैसा मिला था, ब्रदर की वाइफ ने क्या करा, उसको एफडी करा दी। अच्छा मुझे ये चीज बताओ कि भाई मदन की वाइफ ने कितने की एफडी कराई है, मदन की वाइफ ने जो है 5.2 लाख की एफडी कराई है। क्यों, कैसे भाई, मदन की वाइफ को पैसा कितना मिला है, मदन की वाइफ को जो है 5.2 लाख मिला है, तो मदन की वाइफ ने 5.2 लाख की क्या करा दी, एफडी करा दी। अच्छा मुझे बताओ कि ब्रदर की वाइफ ने कितनी एफडी कराई है, तो ब्रदर की वाइफ को 6.5 लाख मिला था, ब्रदर की वाइफ को 6.5 लाख मिला था, तो ब्रदर की वाइफ ने क्या करा, ब्रदर की वाइफ ने 6.5 लाख की एफडी करा दी। अभी क्या है, केस क्रॉस ट्रांसफर का है, कि केस क्या है, क्रॉस ट्रांसफर का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई आपने जो है इंडायरेक्टली पैसा अपनी स्पाउस को दिया है, आपने जो है इंडायरेक्टली पैसा अपनी स्पाउस को दिया है। अच्छा अब मैं मदन और मदन की वाइफ की बात करता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ कि भाई मदन ने जो है क्या करा था, मदन ने 6.5 लाख दिए थे, मदन ने 6.5 लाख दिए थे किसको, ब्रदर की वाइफ को। लेकिन मदन की वाइफ को मिला कितना है, मदन की वाइफ को 5.2 लाख मिला है। इसका मतलब क्या है कि भाई मदन ने इंडायरेक्टली कितना पैसा ट्रांसफर करा है अपनी वाइफ को, 5.2 लाख। तो 5.2 लाख पे जो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, वो मदन के हाथ में क्या करा जाएगा, मदन के हाथ में बेसिकली टैक्स कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपन किसी ब्रदर की। अच्छा ब्रदर ने क्या करा था, ब्रदर ने जो है बेसिकली 5.2 लाख दिया था किसको, मदन की वाइफ को। ब्रदर ने अपनी जेब से 5.2 लाख दिया था किसी मदन की वाइफ को। लेकिन ब्रदर की वाइफ को मिल कितना रहा है, ब्रदर की वाइफ को मिला 6.5 लाख। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो ब्रदर की वाइफ को 6.5 लाख मिल रहा है, इसमें से उसके पति ने बोले तो उसके स्पाउस ने कितना पैसा ट्रांसफर करा है, 5.2 लाख। तो ये जो बी की वाइफ है, ये जो बी की वाइफ है, इसने क्या करा है, 6.5 लाख की एफडी कराई है। अच्छा 6.5 लाख की एफडी पे क्या हो रहा होगा, इंटरेस्ट हो रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये 6.5 लाख में से 5.2 लाख, 5.2 लाख को जो इंटरेस्ट हो रहा है वही क्या होगा, ब्रदर के हाथ में ट्रांसफर करा जाएगा। लॉजिक बात समझ पाए हो ना। भाई ब्रदर ने क्या करा था, 5.2 लाख दिए थे मदन की वाइफ को, लेकिन ब्रदर की वाइफ को कितना मिल रहा है, ब्रदर की वाइफ को 6.5 लाख मिल रहा है। तो मुझे ये चेक करना है कि ब्रदर ने इंडायरेक्टली कितना पैसा, ब्रदर ने अपना इंडायरेक्टली कितना पैसा ब्रदर की वाइफ को ट्रांसफर करा है। तो ब्रदर ने अपना पैसा इंडायरेक्टली कितना अपनी वाइफ को ट्रांसफर करा, मुझे देखना है। तो मुझे एक चीज पता चली कि भाई ब्रदर की वाइफ को मिले तो 6.5 लाख है, 6.5 लाख मिले हैं किसको, ब्रदर की वाइफ को। लेकिन ब्रदर की वाइफ को जो 6.5 लाख जो मिले हैं उसमें से उसके पति ने बोले तो उसके हस्बैंड ने कितना दिया है, 5.2 लाख दिया है। देखो क्या होगा, 5.2 लाख, 5.2 लाख को जो इंटरेस्ट है वो ब्रदर के हाथ में क्या करा जाएगा, टैक्स करा जाएगा। तो बस आपने वही चीज बतानी है जो मैंने आपको बताया, आपको जो वही चीज बतानी है। हाउएवर देखो सबसे पहले तो आप क्या बताओगे कि भाई इंटरेस्ट इनकम राइजिंग टू मिसेस मदन। भाई मिसेस मदन को जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है 5.2 लाख की, 5.2 लाख पे जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो मदन के हाथ में क्या होगी, वो मदन के हाथ में टैक्स करी जाएगी। तो इंटरेस्ट इनकम राइजिंग टू मिसेस मदन इन द फॉर्म ऑफ एफडी ऑन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी वुड बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मदन। ठीक है ना, वुड बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मदन। अब बात करेंगे अपन किसी, अब बात करेंगे अपन ब्रदर की वाइफ की। तो हम ये कहेंगे कि जो ब्रदर की वाइफ है इसको 6.5 लाख पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन क्लब कितना होगा, क्लब होगा बेसिकली 5.2 लाख का ही, क्योंकि बेसिकली ब्रदर ने जो है इंडायरेक्टली कितना पैसा दिया है, इंडायरेक्टली खुद का पैसा तो 5.2 दिया है। तो ब्रदर ने तो खुद की जेब से 5.2 देने, ब्रदर ने जो है क्या बोला था, ब्रदर ने जो है बोला था कि भाई 5.2 लाख दे देना मेरी वाइफ, मेरी वाइफ को। तो ब्रदर ने क्या बोला था, ब्रदर ने बोला था 5.2 लाख दे देना, लेकिन मदर ने कितना दे दिया, मदर ने दिया 6.5 लाख। तो एक ब्रदर के हाथ में कितना क्लब करा जाएगा, 5.2 करा जाएगा। पढ़ो The interest income earned by his spouse on FD of 5.2 lakh alone would be included in the hands of Mr. मदन का brother and not the interest income on the entire FD। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो ब्रदर के हाथ में क्या होगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, वो 5.2 लाख का ही इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, 6.5 का पूरा नहीं होगा। तो जो मैं आपको पढ़ाया वही लोगों ने दे रखा है, वही लोगों ने दे रखा है, पढ़ लेना आप। ठीक है ना। ठीक है, क्रॉस ट्रांसफर वाला केस है। आप क्या करो, इंडायरेक्टली इंडायरेक्टली जो है क्या करते हो, अपना पैसा इंडायरेक्टली जो अपना पैसा है वो अपनी स्पाउस को दे रहे हो। डन है। तो यहाँ पर जो है आपकी कभी के क्वेश्चन सारे खत्म हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन भी खत्म हो जाते हैं। ऑलराइट डन।